स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंटेशन। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम डिफरेंट टेक्निक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेथड दैट वी जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ इज़ बाय यूजिंग ग्राफ्स। हम ग्राफ्स की मदद से अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Secondly, the most important method to represent these alternating quantities is by using vectors. So different vectors को हम utilize करके vectors को use करके अपने alternating quantities को represent भी कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि general current की equation for alternating value is given by I is equals to Im sin of omega t। जैसा आप सबको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट की जनरल इक्वेशन होती है इक्वेशन 1 जैसी, और इस इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं सो इट गिव्स अस अ ग्राफ समथिंग लाइक अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म लाइक दिस। इस तरीके से हमें ये ग्राफ प्रोवाइड कर देता है। इस तरह का ग्राफ क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, यू कैन सी है इन योर फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर यूजिंग साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ ओमेगा टी, सो इट विल गिव अस अ साइन कर्व। As you know that sin 0 is 0, so initially when the theta is 0, the value of this sine waveform will be 0. Similarly, अगर आप एंगल को 90 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी साइन की मैक्सिमम, जो कि पीक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। सो ऑन अगर आप थीटा को 180 पुट कर देंगे तो आपके पास अगेन 0 आ जाएगा लाइक दिस। इफ़ यू पुट थीटा इक्वल्स टू 270, सो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। एंड इफ यू पुट द थीटा इक्वल टू 360, यू विल गेट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ। और इस तरीके से हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरीके से हम अपने करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को, बाय यूजिंग द ग्राफ। तो ये तो हो गया पहला मेथड जिसकी मदद से हम अपने अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अबाउट द सेकंड मेथड, हमने कहा कि सेकंड मेथड में हम सिंपली वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, दीज वेक्टर्स आर नोन एज फेज वेक्टर्स। इनको हम नाम देते हैं फेज वेक्टर्स का। फेज स्टूडेंट, आपको जैसे कि पता है कि फेज होता है सिंपली द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अगर हम करंट की बात करें तो करंट की इस पूरे ग्राफ पे किसी एक इंस्टेंट के ऊपर अगर मैं बात कर लूँ, लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर बात कर लूँ, तो इस पॉइंट पे जो भी आपके पास एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से वैल्यू आ रही होगी इधर, वो वैल्यू बेसिकली बता रही होगी फेज ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। एंगल थीटा बता रही होगी अल्टरनेटिंग करंट का। और ये जो एंगल थीटा है, अगर मैं इसको वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे सिंपली वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, और दीज वेक्टर्स विल बी नोन एज फेज वेक्टर एंड वी विल यूज देम टू रिप्रेजेंट आवर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एज वेल। तो हम ये किस तरीके से करते हैं, तो आपको मैं समझा देता हूँ। डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक डायग्राम अंडरस्टैंड कर लें कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल वेक्टर है इस तरीके से, वेक्टर ओ ए वेक्टर एक पड़ा हुआ है आपके पास, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट पड़ा हुआ है इस तरीके से। इट इज मेकिंग एंगल 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसी वेक्टर ओ ए के सामने अगर मैं एक ग्राफ बना लूँ करंट का, अगेन जैसे अभी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यही ग्राफ अगर मैं दोबारा से ड्रॉ कर लूँ इस जगह पे, तो मेरे पास ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये जा रहा है ऑल द वे अप टू 2 पाई 360 डिग्रीज एंगल तक। अगर हम सिंपली कह लें कि ये ग्राफ हमारा है करंट का, तो हम सिंपली करंट को डिफाइन करें बाय यूजिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ में स्टूडेंट्स हमारे पास दो पीक वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव पीक वैल्यू है, एक है नेगेटिव पीक वैल्यू करंट की। अब देखिए, हमने कहा कि हमारे पास ये जो ओ ए वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस टाइम पे। अब ओ ए वेक्टर की खासियत ये है कि ये रोटेट कर सकता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है ओ ए वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन दिस ओ ए वेक्टर इज टचिंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस ओ ए वेक्टर इज सिंपली 0। दोनों पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस और ओ ए वेक्टर, तो आपके पास एंगल दोनों के दरमियान में 0 आ जाएगा। और एंड टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टोरिकल फॉर्म ऑन आवर ग्राफ, अगर हम इस वेक्टोरिकल फॉर्म को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, तो द एंगल या सिंपली द फेज बिटवीन दिस वेक्टर एंड द एक्स एक्सिस इज 0। तो ये 0 फेज रिप्रेजेंट करेगा 0 वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को।
तो आपको करंट की 0 वैल्यू मिल जाएगी व्हेन योर वेक्टर OA इज हॉरिजेंटल टू द एक्स एक्सिस लाइक दिस। सिमिलरली अगर आफ्टर सम इंस्टेंट, कुछ टाइम के बाद यही OA वेक्टर कुछ डिस्टेंस कवर करके ऊपर चला जाता है, और अब इसने कुछ जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस इज गिवन बाय एंगल थीटा। वो जो डिस्टेंस है वो एंगुलर मोशन में थीटा से दिया जा रहा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो लेट्स जस्ट से दैट कि अब इसने क्योंकि कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया फ्रॉम एक्स एक्सिस, कोई एंगल कवर कर लिया एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो अगर हम इस पॉइंट पे चेक करना चाहें कि हमारे पास ये जो वेक्टर है ये अपने ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको कंपेयर कर लें ग्राफ के साथ, देन यू विल सी हियर that this point of the vector OA is representing a point on the graph something like here। यही यहाँ कहीं पे ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एंगल थीटा की वैल्यू आ रही होगी आपको, वो वैल्यू बेसिकली ये एंगल थीटा कवर किया जा रहा होगा जो आपका वेक्टर रोटेट करके गया। फर्दर मोर आफ्टर सम मोर टाइम पीरियड यही वेक्टर OA लेट्स से हम कह लेते हैं कि ये स्ट्रेट ऊपर चला गया, वर्टिकली अपवर्ड चला गया आफ्टर सम टाइम पीरियड। अब देखें अगर मैं इस वेक्टर को अपने ग्राफ पे बनाना चाहूँ या उसको कंपेयर करना चाहूँ, तो मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, एरो हेड की मैक्सिमम वैल्यू आपको ग्राफ की मैक्सिमम पीक वैल्यू दे देगी, और ये मैक्सिमम पीक वैल्यू आपको पता है एक्स एक्सिस पे π/2 पे आएगी, ठीक है। और ये जो π/2 है, ये π/2 बेसिकली आपको ये बता रहा है कि अब आपके वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्रीज कवर कर लिया है। फर्दर मोर अगर हमारा यही वेक्टर रोटेट करके 180 डिग्रीज पे आ जाए इस डायरेक्शन में, तो अब अगर इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर, देन यू विल हैव योर पॉइंट ओवर समथिंग लाइक हियर। तो इस पाई वैल्यू के ऊपर आपको ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम इसको नेगेटिव वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करवा दें, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो नेगेटिव भी जा सकता है डेफिनेटली। सो अगर हम नेगेटिव वैल्यू में रोटेट करवा दें तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो अगेन अब वर्टिकल है जैसे आप देख रहे हैं, और वर्टिकल वैल्यू आपने अभी देखा कि वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। सो अगेन ये वर्टिकल होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो ये आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देगी लाइक दिस, जैसे यहाँ पे आपको 3π/2 पे मिल रही है। सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही आपका वेक्टर अगर रोटेट करके दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था, तो अब इसका एंगल कितना कवर हो गया, अब इसने कंप्लीट सर्कुलर राउंड लगा लिया, तो इसका एंगल हो गया 360 डिग्रीज, एंड इट विल रिप्रेजेंट योर वेव्स दिस पॉइंट ऑन द वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म पे आपके 2π वाले एंगल के ऊपर जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर व्हेन इट विल कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे सिंपल ड्रॉ किए, फर्स्ट दिस पॉइंट ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा सारा ग्राफ, फिर उसके बाद उसकी पॉजिटिव पीक, देन उसकी अगेन जीरो वैल्यू, देन नेगेटिव पीक, एंड देन अगेन जीरो वैल्यू। सो ये 5 वैल्यूज़ के लिए हमने देखना है कि हमारा जो वेक्टर है ये किन शेप्स में किन डायरेक्शंस में रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपका जो वेक्टर है वो एक्चुअली राइट साइड पे रोटेट कर रहा था, राइट साइड पे पड़ा हुआ था एक्स एक्सिस के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली कि फर्स्ट पॉइंट में ओरिजिन के ऊपर अगर आपने देखनी है वैल्यू, तो इस पॉइंट पे आपके पास जो आपका वेक्टर बन रहा था वो इट वाज समथिंग लाइक दिस, वो राइट डायरेक्शन में था, राइट साइड पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में बना हुआ था, और था सारा हॉरिजेंटल, ठीक है। और ये आपको वैल्यू दे रहा था इक्वल टू 0, करंट की 0 वैल्यू शो कर रहा था ये वेक्टर आपका। सिमिलरली अगर आप सेकंड पॉइंट की बात कर लें जो आपकी पॉजिटिव मैक्सिमम पीक है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव मैक्सिमम पीक, अब इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास जो वेक्टर की फॉर्म बन रही थी वो बन रही थी ये वर्टिकल फॉर्म, एंड इट वाज वर्टिकली अपवर्ड। सो हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड। तो अपवर्ड के लिए मैंने कैपिटल U लिख दिया यहाँ पे, वर्टिकल के लिए लिख दिया हमने एज के नीचे सिंपली V, and it will give you the value as maximum and positive। तो ये आपको पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देगा वर्टिकली अपवर्ड वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर थर्ड केस की बात करें, हमारा जो अगेन 0 पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि आपका जो वेक्टर है यहाँ पे एंगल बन रहा है पाई, फेस बन रहा है पाई, और इस पाई फेस के लिए आपके पास जो वेक्टर बन रहा था वो बन रहा था लेफ्ट डायरेक्शन में, ये वाला वेक्टर,
सो वी विल ड्रॉ इट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, अगेन हॉरिजेंटल वेक्टर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, सो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और अगेन ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा आपको, वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू जो है वो इस स्पेसिफिक केस में करंट की वैल्यू मिल रही है क्योंकि हमने ग्राफ करंट का ड्रॉ किया, लेकिन ये वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की हो सकती है जो भी आप ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं। सिमिलरली जो आपके पास नेगेटिव पीक का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के लिए आप देख रहे हैं कि आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। अगेन ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है बट इन रिवर्स डायरेक्शन, सो ये डाउनवर्ड है एंड इट इज वर्टिकल। एंड वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है ये स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपको दे देगा मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। और इस फॉर्म में हम अपने ग्राफ को वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस होल फॉर्मेशन इज नोन एज phase, this whole formation is known as the vectorial representation of alternating quantities. This is the vectorial representation of alternating quantities, और इस vectorial representation को हम simply phase vectors भी कहते हैं। ये phase vectors आपको बताते हैं कि अगर आपने horizontal अपना वेक्टर ड्रॉ कर दिया राइट डायरेक्शन में, so it is just telling you that you are at the starting or the origins point, you are at the starting of your whole cycle. अगर आपका वर्टिकल ये डायरेक्शन दे रहा है लेकिन वर्टिकली अपवर्ड है, so it will give you the positive maximum peak value of your graph like this. Similarly, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में आपका हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ हो रहा है, so लेफ्ट डायरेक्शन में it will point out the middle point of your whole graph, या सिंपली हम कहेंगे कि आपका एक पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो गया, अब नेगेटिव स्टार्ट होने वाला था, तो उस पॉइंट पे जहाँ से नेगेटिव साइकिल ने स्टार्ट होना है, उस पॉइंट पे आपके पास ये लेफ्ट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ होगा। इसी तरीके से नेगेटिव पीक के लिए आपके पास जो ड्रॉ होगा वेक्टर वो होगा वर्टिकल बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, कि आपने राइट डायरेक्शन कब लेनी है एंड लेफ्ट डायरेक्शन कब लेनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास आप जिस भी पॉइंट की बात करें, लेट्स से ओरिजिन की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट, सो ओरिजिन के लिए हमने कहा राइट डायरेक्शन है, ठीक है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिस पॉइंट की भी बात कर रहे हैं उस पॉइंट से नेक्स्ट वैल्यूज़ देखें। अगर तो नेक्स्ट वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव साइकिल में आ रही हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स आपने अपने हॉरिजॉन्टल वेक्टर को राइट डायरेक्शन में रखना है। अगर आपके पास जो पॉइंट आपका कंसीडरेशन में है, लाइक पाए वाला पॉइंट कंसीडरेशन में अगर, और इसके बाद वाली सारी वैल्यूज़ अगर आपके पास नेगेटिव साइकिल में आ रही हैं, तो नेगेटिव साइकिल वाली वैल्यूज़ से पिछला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के लिए आपने जो यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करना है, इट विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो इन दिस वे यू मे डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट फेज वेक्टर्स, ठीक है। और इन फेज वेक्टर्स को यूज़ करके हम अपनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फेज वेक्टर्स हैं, इन फेज वेक्टर्स को इन शॉर्ट हम फेजर्स का नाम भी देते हैं। सो इनका सेकेंड नेम है फेजर। फेजर क्या है? फेजर्स आर सिंपली फेज वेक्टर्स which represent your alternating quantities by using different vectorial representations. Vectorial representations की मदद से वो represent करते हैं आपके किसी भी alternating quantity. Now students, next काम जो हमने करना है यहाँ पे वो ये है सिंपली कि अगर आपको एक ग्राफ दे दिया जाए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, साइनोसॉइडल ग्राफ इस तरीके से, और आपको कहा जाए कि आपने इस ग्राफ के लिए, इस साइनोसॉइडल ग्राफ के लिए आपने फेजेस ड्रॉ करने हैं या फेज वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसको हम समझ लेते हैं। अब देखें कि आपके पास ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद सेकंड आपका जो लास्ट जहाँ पे आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपके पास पॉजिटिव एंड मैक्सिमम पीक्स इस ग्राफ की दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और जहाँ पे आपका पॉजिटिव साइकिल खत्म हो रहा है और नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव पॉइंटेड आउट 5 पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर होल कर्व। अब देखें इस कर्व में 5 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सो हमने अभी समझा कि हमने किस तरीके से फेजर्स को ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं कि आपने अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सो फर्स्ट पॉइंट इज योर ओरिजिन। ओरिजिन वाले पॉइंट के बाद बिल्कुल आपने ओरिजिन के लिए सिंपली देखना है कि आपके पास हॉरिजेंटल वेक्टर बनेगा, हॉरिजेंटल फेजर बनेगा। हॉरिजेंटल की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो स्टूडेंट्स ये हम चेक कर सकते हैं उस एक्चुअल पॉइंट से नेक्स्ट वैल्यूज को देख के। अगर तो नेक्स्ट वैल्यूज पॉजिटिव साइकिल में है
तो आपका ये जो हॉरिजेंटल वेक्टर बनेगा ये राइट डायरेक्शन में बनेगा, लाइक हेयर जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, जो ओरिजिन का पॉइंट है, इसके बाद सारी वैल्यूज पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइकिल में, तो हमने अपनी राइट डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करो तो सेकेंड पॉइंट आपका पॉजिटिव पीक है। पीक के लिए या मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने वर्टिकल वेक्टर ड्रॉ करना है और पॉजिटिव के लिए आपने वर्टिकली इसको अपवर्ड रखना है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की, सो इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स देखें ये आपका अगेन हॉरिजेंटल पॉइंट है। हॉरिजेंटल पॉइंट से नेक्स्ट वैल्यूज देखें कि आपके पास जो नेक्स्ट स्टार्टिंग वैल्यूज हैं वो नेगेटिव साइकिल में, तो नेगेटिव साइकिल के लिए नेक्स्ट वैल्यूज को आपने ड्रॉ करना है हॉरिजेंटल वेक्टर से, बट इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन में ये हॉरिजेंटल वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा। इसी तरीके से जो आपका नेगेटिव पीक है, नेगेटिव पीक पे अगेन आपके पास वर्टिकल वेक्टर ड्रॉ होगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड सिंपली। एंड अगेन आपके पास ये जो हॉरिजेंटल पॉइंट है इट इज अगेन योर वेक्टर नंबर 1, तो ये अगेन वेक्टर नंबर 1 ड्रॉ हो जाएगा। तो इन दिस वे यू विल सी कि आपके ये फेजेस ड्रॉ हो जाएंगे। और अगर हम इन तमाम फेजेस को कंबाइन कर दें, सो नंबर 1 फेजर इज हेयर, नंबर 1, नंबर 2 फेजर इज हेयर, नंबर 3 फेजर इज हेयर एंड नंबर 4 फेजर इज ऑल्सो लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि आपके जो फेजर्स हैं ये फेजर्स सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं लाइक दिस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं फॉर अ साइनसॉइडल कर्व। साइनसॉइडल कर्व के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेंगे। और स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको समझना ज़रूरी है आपके लिए कि हम फेजर्स को डिनोट करते क्यों हैं, फेजर्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। सो सिंपली आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फेजर्स को डिनोट करने के लिए हम एक स्केल डेवलप कर लेते हैं। फेजर्स को ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली एक स्केल डेवलप कर लेते हैं। लेट्स जस्ट एज्यूम अबाउट आवर डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी, हम अगर अपनी डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी की बात कर लें विच इज़ 50 हर्ट्स। सो 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप बात कर लें तो आप एक फेजर को कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखें 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो वोल्टेज मिलती है वो मिलती है अराउंड 220 टू 240 वोल्ट्स। हम ऑन अ सेफर साइड कह लेते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास है इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स। लेट्स जस्ट अज्यूम दैट, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर ली वैल्यू। तो अब देखिए V इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स हमारे पास वैल्यू आ गई वोल्टेज की। मैं इस वोल्टेज की वैल्यू के लिए फेजर ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो स्केल मैंने कैसे डेवलप करना है कि मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 50 वोल्ट्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये एक स्केल हमने ड्रॉ कर लिया। सो अब 200 वोल्ट्स के लिए हमारा ये जो फेस वेक्टर बनेगा किस तरीके से बनेगा, इट विल बी अ वेक्टर लाइक दिस और इसकी टोटल लेंथ बन जाएगी 4 सेंटीमीटर्स। सो इन दिस वे बाय ड्रॉइंग द लेंथ, by considering the length of your phase vector and by considering its direction, you may create your phase vectors magnitude। तो आप अपने जो आपकी जो क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है, चाहे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, आप उसके मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फेज वेक्टर्स। तो फेज वेक्टर्स ना सिर्फ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि उसके मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू भी आपको बताते हैं बाय यूजिंग द स्केल्स दैट आर बीइंग जनरेटेड। ठीक है, तो हम अपने स्केल्स डेवलप करके उनकी मदद से इनके मैग्नीट्यूड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो जो हमने पढ़ा अभी तक वो सारा कुछ ये बता रहा था कि आपने फेजर्स कैसे डेवलप करने हैं किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए। अब फर्दर जो हम स्टडी करने लगे, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो फेज होता है एंगल, फेज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू में इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि किसी एक ग्राफ के लिए ये एंगल फेज जो है आपका जो एंगल थीटा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट जो फेज है आपके पास ये एक्चुअली रिलेटिव टर्म्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आप दो ग्राफ्स को कंपेयर करें एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ कंपेयर कर लें अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ के साथ, तो उन दोनों ग्राफ्स के दरमियान में जो फेज का डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स हमारे AC सर्किट्स के अंदर। सो आपने यहाँ पे अब क्या करना है, आपके पास लेट्स से यहाँ पे इनिशियली हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट हुई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वांटिटी ये 0 एंगल से स्टार्ट हो रही है एंड इट इज मूविंग ऑल द वे टू दिस पॉइंट, एंड तक जा रही है। और इस पॉइंट को आप कह लोगे ये आपके पास 2 पाई रेडियस बन गया कंप्लीट पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज 0।
ठीक है, ये जो इन बिटवीन पॉइंट बनेगा दोनों के, ये बन जाएगा आपके पास पाई, सिंपल। सो लेट्स से दैट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अस करंट, ये हमें करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक और ग्राफ आ रहा है जो कि मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे आ रहा है, 0 से फिर मैक्सिमम पे जा रहा है, मैक्सिमम से फिर अगेन 0 पे जा रहा है, 0 से फिर अगेन ऊपर की तरफ मैक्सिमम में जा रहा है, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स बन रहे हैं दोनों कर्व्स के। लेट्स से ये जो सेकंड ग्राफ है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। तो अब देखिए, एक आपके पास बन गया इनिशियल पॉइंट ऑफ करंट्स ग्राफ एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ वोल्टेज ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट हो गया दोनों का इनिशियल पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास ये पीक वैल्यू ऑफ करंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जीरो वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रही है आपके पास, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया आपके पास जीरो वैल्यू ऑफ करंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड फोर्थ पॉइंट इज योर जीरो वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ करंट। एंड फिफ्थ वैल्यू इज अगेन योर साइकिल्स कंप्लीशन वैल्यू, जहाँ पे आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है करंट का, और वोल्टेज का आपके पास यहाँ अगेन पॉजिटिव पीक आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बारी बारी हर पॉइंट के लिए फेजेस को ड्रॉ करना है, फेज वेक्टर्स को ड्रॉ करना है, और हमने ये देखना है कि हमारे पास जो फेज वेक्टर्स आ रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों ग्राफ्स के लिए कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये हमने चेक करना है। सो ये जो दोनों ग्राफ्स बनाए ये हमने स्टूडेंट्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज या डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी के लिए ड्रॉ किए हैं। अगर आपके पास दोनों ग्राफ्स की करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट आ रहे हैं दोनों के, तो जो फेज डिफरेंस है वो थ्रू आउट द कर्व सेम रहता है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है दोनों ग्राफ्स के लिए, वोल्टेज और करंट दोनों के लिए, तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट करंट का ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इनिशियल पॉइंट वोल्टेज का पीक वैल्यू या पॉजिटिव पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो जितना डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स में आ रहा है फेज का, यही डिफरेंस थ्रू आउट हर पॉइंट के ऊपर आपको नजर आएगा, यही एंगल, यही फेज का डिफरेंस आपको हर पॉइंट पे नजर आएगा। तो फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं ओरिजिन के पॉइंट की। तो करंट के लिए अगर ओरिजिन का पॉइंट हम ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फेजर बन जाएगा करंट के ओरिजिन के लिए हॉरिजेंटल, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उससे नेक्स्ट वैल्यूज पॉजिटिव साइकिल की हैं तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी राइट डायरेक्शन में, राइट साइड पे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज के लिए इसी पॉइंट पे ड्रॉ करें अपना कर्व, अपना फेजर, तो आप देखेंगे कि आपके पास वोल्टेज की मैक्सिमम पीक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है वर्टिकल वेक्टर से शो होती है, और साथ में क्योंकि ये आपको पॉजिटिव पीक दे रहा है तो ये आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ओके, अब देखिए इन दोनों फेजर्स के दरमियान में जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्रीज का। आप देखेंगे कि आपके पास ये तमाम पॉइंट्स जो भी बन रहे हैं इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान में, उन तमाम पॉइंट्स पे फेज डिफरेंस 90 का ही बनेगा, ठीक है। जो इनिशियल फेज डिफरेंस होगा वही फेज डिफरेंस आपके पास तमाम पॉइंट्स के लिए बनेगा। सो इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट के लिए बना लेते हैं अपने फेजर्स। सो आप देखें कि अगर आप करंट की बात करें तो करंट का सेकंड पॉइंट के ऊपर बन रहा है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। पीक वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रही है तो आपके पास वर्टिकली अपवर्ड वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा करंट का, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन बन जाएगा फेजर आपके पास करंट के लिए। और वोल्टेज के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज वाला कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उससे जो नेक्स्ट वैल्यूज है वो नेगेटिव साइकिल के अंदर जा रही हैं। तो हमें पता है नेगेटिव के लिए हम लेफ्ट डायरेक्शन यूज करते हैं, और एक्स एक्सिस को जो आपका ग्राफ टच कर रहा होता है उसके लिए हम हॉरिजेंटल वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो आपके पास ये वेक्टर बन जाएगा समथिंग लाइक दिस। अगेन इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में भी 90 डिग्रीज का एंगल का डिफरेंस होगा। सिमिलरली अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करें, सो थर्ड पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स देखें, अगर हम करंट के लिए बात कर लें तो करंट का आप ग्राफ आपका अगेन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उससे नेक्स्ट वैल्यूज नेगेटिव डायरेक्शन में। सो यू विल हैव योर हॉरिजेंटल वेक्टर लाइक दिस इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन क्या बता रही है कि आपके इस पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं या रिवर्स हो गई। अच्छा, इसी पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, वोल्टेज की वैल्यू आपके पास नेगेटिव पीक बन रही है। पीक वैल्यू रिप्रेजेंट होती है वर्टिकल वेक्टर से और नेगेटिव पीक रिप्रेजेंट होती है डाउनवर्ड वर्टिकल वेक्टर से। तो ये इस तरीके से आपके पास डाउनवर्ड वर्टिकल वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, और अभी भी इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का डिफरेंस है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, ये जो पॉइंट है आपके पास इसकी
तो इस फोर्थ पॉइंट पे जो फेजर डायग्राम बनेगी आपके पास, या फेज डायग्राम बनेगी, ये कैसे बनेगी कि करंट की अब आपके पास ग्रीन ग्राफ में आ रही है नेगेटिव पीक। सो नेगेटिव पीक के लिए मैक्सिमम वैल्यू है तो आपके पास वर्टिकल वेक्टर बन जाएगा, और नेगेटिव है तो आपके पास डाउनवर्ड वर्टिकल बन जाएगा। इसी तरीके से वोल्टेज के जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो हॉरिजेंटल एक्सिस को टच कर रहा है। वोल्टेज वाला ग्राफ यहाँ पे इस पॉइंट पे हॉरिजेंटल एक्सिस को टच करने वाला पॉइंट हमेशा हॉरिजेंटली ड्रॉन होता है, और इस हॉरिजेंटली ड्रॉन पॉइंट्स के नेक्स्ट वैल्यूज आपने देखनी है। नेक्स्ट वैल्यूज अब इसकी आगे सारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए आपका ये वेक्टर राइट साइड पे टर्न हो जाएगा इस तरीके से, और अगेन आपके पास यहाँ पे एंगल का डिफरेंस 90 डिग्रीज आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके ये जो फेज डायग्राम है, जो फेजर्स हैं दोनों वोल्टेज और करंट के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, फर्दर इस तरीके से, एंड देन लाइक दिस, एंड अगेन लाइक दिस। सो ये आपके स्टार्ट दोबारा से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेजर या फेज डायग्राम रोटेट करती जाएगी, और इन दिस वे यू विल हैव योर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कर्व्स जो आपने ड्रॉ किए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया प्रॉपर मेथड टू चेक द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स, ठीक है। अब हम आगे फर्दर जो भी स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट्स को, और ये जो आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है, इसको चेक कर लें। जो भी एंगल का फेज डिफरेंस आपको यहाँ मिल रहा होगा, जो भी आपको फेज डिफरेंस यहाँ मिल रहा होगा दोनों ग्राफ्स के दरम्यान में, वही फेज डिफरेंस थ्रू आउट योर कर्व्स, जो आपके साइकिल्स हैं उनके थ्रू आउट जो उनका डिस्टेंस होगा उसमें यही फेज डिफरेंस मेंटेन होगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आप सिर्फ पहले पॉइंट को चेक कर लें, फ्रीक्वेंसी सेम है, पहले पॉइंट्स को दोनों ग्राफ्स के चेक कर लें, तो आपके पास जो डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स में आ रहा होगा वही डिफरेंस आपके पूरे ग्राफ्स के अंदर होगा। तो आपको तमाम पॉइंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट की मदद से अपने फेज डिफरेंस को चेक कर सकते हैं, कितना फेज डिफरेंस आपके पास बन रहा है।